इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं हैं? जियो मार्ट पे आज सेल चल रही है क्या? कल थी। अरे तो कल मंगाना था ना। आज भी। संडे हो या मंडे, जियो मार्ट पर सामान मिले सबसे सस्ता एवरीडे। जियो मार्ट, हर घर का मार्ट। वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। भारत के नए राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। एनडीए के पास पर्याप्त संख्या है और विपक्ष से भी उसको कुछ पार्टियों का समर्थन है। इस लिहाज से एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय दिख रहा है। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव की एक अहमियत है, इसलिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी जमकर प्रचार किया है। भारतीय लोकतंत्र में 21 जुलाई को 15वें राष्ट्रपति की विधिवत घोषणा की जाएगी और इसी पर आज की चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। ब्रिज मोहन पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर गुरमीत सिंह राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुरमीत जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, हमारे देश को नए राष्ट्रपति मिलने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नहीं, निश्चित ही देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। हालांकि जो हमारा लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, उसमें जो शक्तियां हैं एक तरह से राजनीतिक नेतृत्व की, वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं। लेकिन फिर भी संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति हमारे देश में सर्वोच्च पद है और जैसे मैंने कहा प्रथम नागरिक उनको माना जाता है। और इस बार तो क्योंकि एक आदिवासी और महिला, दो चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं जो एनडीए ने उम्मीदवार बनाई हैं। और जैसी मोदी जी की स्टाइल है वो चौंकाते हैं। ऐसे ही पिछली बार भी रामनाथ कोविंद जब बने थे तब भी सभी लोगों को हैरानी हुई थी। ऐसे ही इस बार भी ये नाम चर्चा में नहीं था और एकदम से उन्होंने ये नाम सामने किया है और लोगों को चौंकाया है। तो वो उनकी स्टाइल है और उनकी जीत में तो मुझे नहीं लगता अब जितनी मेजॉरिटी एनडीए लेता जा रहा है, और अब आपको पता है राज्यसभा में भी एनडीए की मेजॉरिटी है और शिवसेना ने भी समर्थन की बात कर दी है और बाकी जगह भी तोड़फोड़ चल रही है, आपको मालूम ही है। तो क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में एक अलग तरह की वोटिंग पद्धति है, तो उसमें उनकी जीत को लेकर तो मुझे कोई शंका नहीं नजर आती। लेकिन यही है कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े रहे। आप जानते ही हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश मंत्री रहे, फिर वित्त मंत्री भी रहे, तो वो एक साझे उम्मीदवार हैं विपक्ष के। तो वो कितने वोट हासिल कर पाते हैं, केवल ये एक दिलचस्पी की बात रहेगी। मुझे तो कम से कम कोई ऐसा डाउट नहीं है एनडीए की जो उम्मीदवार है उनकी जीत में। और पहले भी एक राष्ट्रपति रह चुकी है महिला, आप जानते हैं, कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया था, प्रतिभा पाटिल को। हाँ। लेकिन वो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक जो हमारा अगड़ी जातियां हैं उनसे उनका ताल्लुक था। और इस बार जो उम्मीदवार एनडीए ने बनाई है वो आप जानते हैं कि आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं। तो आदिवासी, दलित, महिला, ये वर्ग ऐसे माने जाते हैं जिनको ये अल्पसंख्यक, जिनको ये माना जाता है कि हाशिए के वर्ग उनको कहा जाता है। तो वहां से जब कोई इतने सर्वोच्च पद पे पहुंचता है तो वो भले ही संकेतात्मक तौर पे, एक प्रतीक के तौर पे हो, लेकिन उसकी एक थोड़ी अहमियत तो हो जाती है। लेकिन गुरमीत जी, कहा यह जाएगा जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिल रहा है, विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी उनको मिल रहा है, चाहे वो हम शिवसेना की बात कर लें या फिर उनके अलावा जो पार्टियों का समर्थन इस समय मिल रहा है, उससे लग ये रहा है कि विपक्ष भी मजबूर है उनको समर्थन देने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑप्शन और बहुत अच्छे ऑप्शन के तौर पर एनडीए के उसको देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही कहा कि मोदी जी की एक स्टाइल है, वो चौंकाते हैं अपने फैसलों से। और उन्होंने एक, जैसे गुगली बोला जाता है, वैसे डाली है, क्योंकि मैंने बताया कि वो महिला भी हैं और वो आदिवासी वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसलिए उनका समर्थन कुछ ऐसे दलों को भी करना पड़ सकता है जो शायद एक अन्य किसी उम्मीदवार की स्थिति में ना करते। अब मान लीजिए झारखंड में सरकार है, आप जानते ही हैं एनडीए की सरकार नहीं है वहाँ पे, लेकिन अब आदिवासी महिला है, तो क्योंकि वो एक आदिवासी बहुल राज्य माना जाता है तो उन पर एक दबाव हो सकता है। मुझे नहीं मालूम उनका क्या स्टैंड है अभी,
लेकिन जाहिर सी बात है कि एक अपेक्षा रहती है, क्योंकि अगर आप आदिवासी और ऊपर से महिला, मैंने बताया 2 वर्गों को उन्होंने उसमें समेट लिया है जो हाशिए के वर्ग माने जाते हैं हमारे यहाँ, तो राजनीतिक तौर पर। तो उसमें जैसे मैंने बताया कि हालांकि इन बातों का केवल प्रतीकात्मक महत्व होता है, ऐसा नहीं कि प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति बनी तो सारी महिलाओं की स्थिति अच्छी हो गई देश में, लेकिन फिर भी एक प्रतीकात्मक अर्थ जरूर होता है, इन बातों का महत्व होता है। तो उसमें अगर आदिवासी और महिला दोनों उन्होंने 2 वर्गों को एक तरह से उसमें एक उम्मीदवार में उन्होंने समेटा है, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के कई लोग इससे मुश्किल में हो सकते हैं। अब मान लीजिए ममता बनर्जी है, वो तो एनडीए के धुर विरोधी हैं जी, और वो तो सिन्हा साहब का समर्थन करेंगे, वहां वो जा भी आए हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते उनको एक प्रकार की विकट स्थिति में तो होता है आदमी। ठीक है। इस समय हमारे साथ ब्रिजमोहन पांडे जी भी जुड़ गए हैं। ब्रिजमोहन जी, प्रधानमंत्री मोदी जो भी फैसले लेते हैं एक तरीके से उनको देखा जाता है कि फैसला क्या है, चाहे वो पिछली बार राष्ट्रपति का फैसला हो या फिर इस बार द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हो, सभी चौंक जाते हैं उनके फैसले को लेकर। हालांकि यहाँ तक हो जाता है कि विपक्ष भी समर्थन करने को मजबूर हो जाते हैं, ऐसा दाव इस बार। ये बात तो सही है आपका कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं और अमित शाह जी, इन दोनों लोगों के फैसले चौंकाने वाले होते हैं। जितने भी राजनीतिक फैसले अभी तक हुए, किसी मीडिया ने और किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने आज तक नहीं उनके क्या उनके फैसले आने वाले हैं उसको बता नहीं पाया। आपने उदाहरण देख लिए, गुजरात में पूरी सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर पूरी सरकार बदल दी, किसी कानों तो खबर नहीं रही। महाराष्ट्र में यहाँ पर जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो कयास क्या लगाए जा रहे थे और हुआ क्या, एक नहीं है 10 ऐसे उदाहरण हैं। जी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो फैसले लिए हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। ये राष्ट्रपति का भी जो उनका चयन था ये भी एक चौंकाने वाला था, और निश्चित तौर पर उन्होंने एक तीर से कई निशान किए हैं। एक तो द्रौपदी मुर्मू महिला हैं, हालांकि इसके पहले प्रतिभा पाटिल महिला रह चुकी है, लेकिन ये साथ साथ आदिवासी में। और एक आप राजनीतिक नजरिए से देखें तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि अब राष्ट्रपति का चुनाव सिर्फ औपचारिकता रह गई है, क्योंकि एनडीए के सामने जो यशवंत सिन्हा उम्मीदवार है वो काफी कमजोर साबित हो रहे हैं। कई राज्यों से मोस्टली 75% से ज्यादा राज्य जो है एनडीए के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जो एनडीए सरकार में है तो है ही है, लेकिन जो एनडीए के बाहर है, जैसे उड़ीसा से आपने नवीन पटनायक की सरकार देख लीजिए, आप आंध्र से जो है आंध्र की सरकार देख लीजिए, महाराष्ट्र में बीजेपी की धूल विरोधी समय जो शिवसेना, वो भी मजबूरी में कहे या सांसदों के दबाव में और विधायकों के दबाव में कहे, लेकिन उनको भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना पड़ा। तो ये बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के चुनाव में जो कैंडिडेट चुना वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, और इसमें उनके सामने पूरा विपक्ष धाराशायी हो गया। ममता बनर्जी भी अंदर पछता रही है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आपको कलकत्ता के प्रचार करने एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर, ब्रिजमोहन जी, मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है इसको प्रधानमंत्री की। बिल्कुल एक ही मास्टर स्ट्रोक नहीं, नरेंद्र मोदी के जितने भी फैसले हुए हैं मास्टर स्ट्रोक ही रहे। अभी देखिए, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, कैंडिडेट को लेकर के तरह कयास लगाए जा रहे हैं, और ये आप यकीन मानिए जिन लोगों के नाम अखबार और मीडिया में चल रहे हैं उनसे अतिरिक्त अलग कोई नाम हो, मतलब मीडिया और किसी भी राजनीतिक पंडित को वहां तक पहुंच नहीं हो पाती कि उनके अंदाज को और उनके जो फैसले तक पहुंच सके। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बहुत सारे नाम चर्चा में हैं, लेकिन आप देखना कि वो भी नाम ऐसे ही चौंकाने वाले आए होंगे जो किसी की कहीं चर्चा में नहीं है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ये फैसला पहला नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक फैसले हुए हैं। या आप देख लीजिए कि 370 हटाने का मामला हो या कोई भी पॉलिसी की मामला हो, आपने किसानों का आंदोलन को आपने देखा कि किसानों का आंदोलन किस तरह के पीक पर गया था और किस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक झटके में उसको वापस ले लिया। तो ये तो बात आप उनके विरोधी भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या फैसला लेंगे किसी को पता नहीं है। और राष्ट्रपति चुनाव में यही हुआ। आपको मैंने पहले बताया कि चुनाव से औपचारिकता रह गई, 18 तारीख को मतदान होगा और रिजल्ट सबको पता है कि क्या होगा।
आदिवासी समाज से आती हैं वो, जिस तरीके का है भी आदिवासी समाज से। गुरमीत जी, आदिवासी समाज से संबंध रखती हैं, उसके साथ साथ एनडीए के पास जो संख्या बल है वो भी ज़्यादा है, दोनों प्लस पॉइंट है। लेकिन जो आदिवासी समाज से आती है या फिर जो अब तक का उनका बैकग्राउंड रहा है, अब तक जो उन्होंने काम किए हैं, उसको भी लगातार याद किया जा रहा है। ये सारे प्लस पॉइंट हैं जो कि आज विपक्ष भी उनको समर्थन कर रहा है। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि पिछली बार उन्होंने एक दलित व्यक्ति को राष्ट्रपति पद सौंपा, रामनाथ कोविंद जी को, और वो भी अप्रत्याशित था। और इस बार आदिवासी वर्ग, जो हमारे देश में देखिए दलित, आदिवासी और महिला, जैसे मैंने कहा अल्पसंख्यक, इस तरह के वर्ग ये माना जाता है कि उतनी मुख्य धारा में नहीं आ पाते और उनको विशेष तरजीह देनी चाहिए। तो उस दृष्टि से, और पिछली बार भी उन्होंने राज्यपाल पहले रह चुके थे जो कोविंद साहब, आपको मालूम ही है, तो प्रशासनिक अनुभव तो इनका भी है ही उस तरह का। और लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे कोविंद साहब को भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, वैसे द्रौपदी मुर्मू को भी उतने अधिक लोग नहीं जानते। चाहे अपने क्षेत्र में निश्चित ही सार्वजनिक जीवन में वो सक्रिय रही होंगी, तभी उनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी राज्यपाल का पद दिया था। तो जाहिर सी बात है कि सार्वजनिक जीवन में तो वो सक्रिय रही होंगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई इस तरह का उनका जाना पहचाना नाम तो आप नहीं कह सकते। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में कई अन्य महिला नेताएं रही हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, पहले सुषमा जी रही हैं और रही, तो उस तरह से तो उनका पहचान नहीं रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो एक अप्रत्याशित तरीके से हमेशा से मोदी जी किसी को आगे मौका देते हैं जहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता, तो उसके तहत उन्होंने लिया। और प्लस जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में चाहे जाति हो या ये जो समीकरण होते हैं, दलित है ना, महिला, ये इनको आप सही माने या गलत माने, लेकिन ये एक सच्चाई है कि जब हम कोई राजनीतिक फैसले करते हैं, टिकट वितरण करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो लगातार दूसरे राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने इस बात का, क्योंकि प्रणब मुखर्जी इससे पहले थे, आप जानते हैं, वो तो कांग्रेस के जमाने में चुने गए थे। और उसके बाद तो दो ही राष्ट्रपति एनडीए के समय में, पहले रामनाथ कोविंद और अब ये दूसरा चुनाव है। तो उसमें दोनों में ही उन्होंने हाशिए के वर्गों को उठाकर, और खुद नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उस तरीके से आप देखें तो दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी, ये 3 वर्ग होते हैं, और साथ में महिला। तो अगर उस दृष्टि से देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने उन वर्गों को साधने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक व्यक्ति होता है वो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखता ही है कि उसको इसका लाभ भी हो राजनीतिक तौर पे। जब हम इस प्रकार के निर्णय करते हैं तो उसका एक, आपको याद होगा जब पिछला कैबिनेट विस्तार हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले हुआ, तो उस समय इस बात को बहुत ज़्यादा कहा गया था कि ये ओबीसी की सरकार है, ओबीसी को इतना प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा वर्ग है वोटर्स का, और जो प्रमुख विपक्षी दल था यानी अखिलेश यादव थे, उनका भी उन वर्गों में आधार माना जाता है। तो जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं, उनका एक राजनीतिक महत्व भी होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने इस बार 2 वर्ग एक साथ ले लिए, तो महिला और आदिवासी, तो जाहिर है कि उनकी जीत तो पक्की है। वो किसी और को भी बनाना चाहते तो बना सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी रणनीति के तहत इसलिए फैसला किया कि उन्हें समर्थन ज़्यादा मिलेगा तो वो जीत पाएंगे। उनके लिए कोई ऐसी कंसेंसस बनाना उनकी मजबूरी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने, जैसे मैंने कहा कि वो पॉलिटिकली बहुत शार्प माने जाते हैं और चौंकाने वाले फैसले करते हैं। नहीं शार्प होते तो आप बताइए 20 साल से सत्ता में थोड़ी होते। 2002 से वो मुख्यमंत्री बने थे और अब 2022 चल रहा है एक तरह से, तो लगातार सत्ता में है। जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री आए तो जाहिर सी बात है उनका पॉलिटिकल एक्यूमेंट, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक समझ जिसको हम कहते हैं, वो होगी, और उसकी वजह से वो इस तरह के निर्णय करने में सफल रहते हैं। बिल्कुल ब्रजमोहन जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा और उम्मीदवारी को आपसे समझेंगे, क्योंकि यशवंत सिन्हा का नाम जब पहले सामने आया था उसके बाद यही आशंका थी, संशय की स्थिति थी एक तरीके से कि कौन होगा एनडीए की तरफ से, किसका नाम होगा। बहुत सारे नाम आए थे जो कि चर्चाओं में थे, लेकिन अचानक से द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आता है तो एक चौंकाने वाला फैसला, और उसी से लगने लगता है कि एनडीए की जीत उसी से लगने लगता है। नहीं, ये हमारे और आपके लिए और मीडिया के लिए चौंकाने वाले फैसले होंगे। ये प्रधानमंत्री का फैसला बहुत पहले हो गया होगा कि मैं कोई टाइम
टाइम तो नहीं बता सकता कि कितना दिन पहले हुआ होगा, लेकिन निश्चित तौर से जब राष्ट्रपति चुनाव की इस साल होने वाला है तो कौन उसका उम्मीदवार होगा ये प्रधानमंत्री पहले तय कर लिया। ये हमारे और आपके लिए चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं कि उन्होंने यशवंत सिन्हा के बाद नाम डिक्लेयर किया या पहले किया। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सरकार चलाने के साथ साथ राजनीति में एक संदेश देने का बहुत बड़ा काम करते हैं। हालांकि इस तरह की चीजों से कोई बहुत राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। जैसे रामनाथ कोविंद जी दलित समाज के थे, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय हुई, लेकिन उस जीत में रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाने का कोई लाभ उनको नहीं मिला। दलित समाज आज भी जो है बसपा के साथ था और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दलित समाज है, जो उनके प्रयास से, उनके कैंडिडेटों के प्रयास से, उन पार्टी की नीतियों के हिसाब से जो उनके साथ है, लेकिन आज राष्ट्रपति बनाने का उनको कोई लाभ नहीं मिला। इसी तरह से द्रौपदी मुर्मू को बनाने से आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा ऐसा नहीं है। ये प्रतीकात्मक फैसले होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो जनसंघ का एक वनवासी आश्रम है, वो आदिवासी समाज में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। कभी आदिवासी समाज कांग्रेस का जो बंद हुआ करता था, कांग्रेस के सारे आदिवासियों का समर्थन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस का एक अनुसंगित संगठन है वनवासी आश्रम, आप जाके देखेंगे वनवासी आश्रम का काम आप देखेंगे। झारखंड में आप देखिए, आप जाके उड़ीसा में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, आप जाकर के तेलंगाना में देखिए, जहाँ जहाँ आदिवासी बेल्ट है वहाँ वनवासी आश्रम के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। वो गैर राजनीतिक उनके काम है, उनके शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, उनको सामाजिक और धार्मिक और तौर पर जो जागरूक करने का काम करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, उनके जीवन का पुनर्वसन का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वनवासी आश्रम, आदिवासियों के बीच में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और उनको इसका लाभ भी मिला। आप संख्या तो मेरे को पता याद नहीं है, हमने कोई काउंट नहीं किया। ताकि आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो लोकसभा और विधानसभाओं में आदिवासी समाज के सबसे ज्यादा सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के। उसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन, उनके प्रयास, उनकी मेहनत तो वही है, उनकी नीतियां तो वही है, लेकिन ये भी बात है कि ये समाज का वो वर्ग जो मुख्य धारा से कटा हुआ, जो अपने जीवन के प्रति वो लोग समर्पित हैं, लेकिन समाज उनको साथ अपने जोड़ने को तैयार नहीं था। वहां तक लोगों की पहुंच नहीं थी, जहां सरकारें नहीं पहुंची वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहुंचा और निश्चित तौर से इसका लाभ मिला। और ये द्रौपदी मुर्मू का भी एक उसी दिशा में उठाया गया कदम है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी दावे के साथ कह सकती है कि देश का पहला राष्ट्रपति मैंने आदिवासी समाज से दिया और आदिवासी समाज से दिया। और आपने देखिए कि उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक तौर पर भले उसका विरोध करे, लेकिन सामाजिक स्तर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ममता बनर्जी जैसा पूर्व विरोधी एनडीए का भारतीय जनता पार्टी की, वो भी मुखर तौर से प्रचार नहीं कर रही है। यही हालत झारखंड में आप देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री पशुपोष में है, उनको पता है कि झारखंड आदिवासी बेल्ट है और हमारा एक फैसला हमारी सरकार, हमारी पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप देखना, मैं कोई राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं कही जा सकती, लेकिन आप देखना कि चुनाव के दिन या 1-2 दिन पहले उनका भी फैसला द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही होगा। भले वो एनडीए के खिलाफ में, एनडीए की सरकार में, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वो भी, मेरे को उम्मीद है वो भी इनके साथ आएंगे। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का ये जो फैसला था, उनका जो निर्णय था, उनके पार्टी के जो निर्णायक मंडल के लोग हैं, प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी और या बाकी लोग, वो राजनीति में संदेश देने का बहुत अच्छा काम करते हैं। और पिछले 8 साल से हम राष्ट्रीय स्तर पर देख रहे हैं और 2020 से हम मोदी को गुजरात में देख रहे हैं। हर चुनाव में कैसे राजनीतिक लाभ किया जा सकता है, सरकार के तौर पर जनता तक कैसे पहुंचा जा सकता है, वो एक अलग काम है। संगठन लोगों तक कैसे जा सकता है, अलग काम है। इस तरह से जो आज इनका 20 साल का राजनीतिक कैरियर प्रधानमंत्री का, वो किसी कारण हुआ है कि वो राजनीति और सरकार कैसे जनता में मैसेज देना और सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे तक लोगों तक पहुंचाना है, उनके लिए बखूबी जानते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री एक जमीन से उठे हुए व्यक्ति, उनको पता है कि जमीन पर होता क्या है, जो दिखता है वो और जमीन पर है क्या, इसलिए उनको कोई बदला भी नहीं सकता, उनको गुमराह भी नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी की सफलता के एक और भी यही कारण है कि वो बहुत जमीन से उठे हुए आदमी है। उनको पता है कि लोकल के 3rd क्लास में, रेलवे के मतलब क्या बोलते हैं, अपने सामान्य श्रेणी में कैसे लोग यात्रा करते हैं, 2nd टियर में कैसे जाते हैं, 3rd टियर में यात्रा करते हैं,
बसों में कैसे यात्रा करते हैं, गाँव में कैसे जीवन यापन करते हैं, उनको एक एक चीज़ पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं, वो अनुभव से उन्होंने सब चीज़ें प्राप्त की है और जब उनको मौका मिला है वो करने को कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर से जनता भी का उनको समर्थन मिल रहा है और इसी कारण से निर्विवाद रूप से, सैद्धांतिक रूप से और आप आइडियोलॉजी के तौर पर आप उनका विरोध कर सकता है, लेकिन उनके फैसले जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है और इतने विरोध करने के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और इसी कारण से वो चुनाव लगातार जीत भी रहे हैं। बिल्कुल गुरमीत जी, जी बिल्कुल। मुर्मू का द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी देना भी प्रधानमंत्री का एक बड़ा फैसला है और निश्चित तौर से आदिवासी समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज है। गुरमीत जी, आदिवासी बेल्ट को साधना एक तरीके से उस समाज को आगे लाना है ताकि वो लोग अपने आप को किसी से कम ना समझे, वो भी आगे बढ़ने की सोच सके, उनके लिए प्रेरणा है। नहीं देखिए, निश्चित ही वैसे तो आरक्षण की सुविधा है शेड्यूल ट्राइब के लिए और कई आदिवासी समुदाय के लोग भी भारतीय सिविल सेवाओं में और अन्य जगहों पे शिक्षण के क्षेत्र में और जगहों पर आगे गए हैं, लेकिन निश्चित ही जैसे मैंने कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिला, अल्पसंख्यक ये वर्ग ऐसे माने जाते हैं जिनको ये माना जाता है कि विशेष सपोर्ट देना चाहिए। और द्रौपदी मुर्मू तो वैसे भी क्योंकि उड़ीसा से आती हैं तो उड़ीसा से होने से उनका एक तरह से राजनीतिक तौर पे भी आप देखें तो उड़ीसा में जो सरकार है वो बीजू जनता दल जो बीजेडी है और नवीन पटनायक बहुत समय से सत्ता में है तो वो भी एक राजनीतिक अर्थ उसका हो सकता है। उस समाज को साधने की कोशिश की जा रही है ब्रिजमोहन जी और एक तरीके से जैसे कि आरक्षण की बात भी कर रहे हैं यहाँ पर गुरमीत जी, आरक्षण उस समाज को दिया हुआ है, फिर भी एक प्रेरणा उनके लिए है कि आदिवासी बेल्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, भेदभाव नहीं किया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा समाज है और अचानक सब कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता, धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती है और आप देखेंगे आदिवासी क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो पहले जाने का आने का रास्ते नहीं थे, उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न का होता है, वो लोग दैनिक रूप से जीवन जीने के लिए भी बहुत मतलब संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ उनको धीरे धीरे पहुंचा है और आप देखेंगे आदिवासी समाज से बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट सेक्टर में और व्यवसाय में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सरकार का प्रयास है और निश्चित तौर से ठीक, और वो प्रयास दिख भी रहा है, वो प्रयास दिख रहा है, नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश के लोकतंत्र में राष्ट्रपति की अपनी गरिमा होती है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और वो सर्वोच्च सशस्त्र सेनाओं का सेना नायक भी है। अच्छा होता अगर एक पद के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक आम सहमति बनती, इसका संदेश अलग होता, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देश को मिलेगी। अगर यशवंत सिन्हा जीतते हैं तो उनका प्रशासनिक संवैधानिक अनुभव का लाभ मिलेगा। खास वजह यह है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बने सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रपति पद का सम्मान करना चाहिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।